नमस्कार साथियों, वेलकम टू साइकोलॉजी कैंपस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद है साथियों आप सभी की तैयारी यहां पर बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि 14 दिसंबर को सीटेट का पेपर आ गया है और आप उसकी बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे हैं। साथियों, जैसे कि सीडीपी की इस कड़ी के अंदर हम रेगुलर यहाँ पर क्लास आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आप सभी क्लासेस को अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि किताबों से तो आपने मैटर पढ़ लिया है। अब आप वीडियो के माध्यम से एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि एग्जाम में आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है डेवलपमेंट का है, यानी कि विकास। इससे पहले हमारा वृद्धि का टॉपिक था, अब आज हम यहाँ पर विकास की बात करेंगे। तो एक ही क्लास के अंदर पूरा हमने सिमटने की कोशिश की है कि सारा मैटर एक ही क्लास में आपके सामने लेकर आ जाएं। तो कोशिश हमारी यही रही है और आपको भी लग भी जाएगा। तो साथियों, पहले हम यहाँ क्लास को देखेंगे, उसके बाद हम जो हमारे PIQs हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हमसे पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं हमारे विकास के टॉपिक को लेकर। तो आप सभी जुड़े रहें और आगे बढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट हम करते हैं। साथियों, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल क्लास का माहौल की तरह ही हमने आज थंबनेल यहाँ पर लगा रखी है, बच्चों की तरह कि किस तरह बच्चों का यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। एक तरह से हम देखें शेषावस्था से लेकर किशोरावस्था तक ही हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ हम देख लेते हैं कि जो विकास होता है साथियों, विकास की जो प्रोसेस होती है वह किस माध्यम से एक बालक बालिका के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो एक परिभाषा के रूप में हम देखें कि विकास जो होता है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन और अनुभवों, अभिप्रेरणा और अनुभवों के अभिप्रेरणा और अनुभवों के माध्यम से परिवर्तनों की जो उत्तरोत्तर जो श्रृंखला होती है, श्रृंखला को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। यानी कि साथियों, ठीक है कि जो अभिप्रेरणा और अनुभव होते हैं, यानी कि हम अनुभवों के माध्यम से ही सीखते हैं। साथियों, जैसे कि आपको यहाँ पर क्लास आपका देखने का जो उद्देश्य है कि हमें सीटेट का एग्जाम पास करना है या मैं कहूँ रिट का एग्जाम पास करना है, तो आपने एक टारगेट यहाँ पर अचीव यहाँ पर करना है। तो आपने इसके लिए क्या किया? सबसे पहले आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया। क्या किया कि हमने यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया नहीं किया, उसके माध्यम से हमें अनेक सारे अनुभवों के माध्यम से हमें यह भी पता लगा कि सीटेट का भी कोई एग्जाम होता है, उसको जैसे ही हम पास करेंगे तो भर्ती परीक्षा का हमें पेपर देना है, उसके बाद हमारी क्या लग जाएगी? जॉब लग जाएगी। यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद सीटेट का पेपर हमें देना है, फिर उसके बाद हमें कोई जॉब का एग्जाम देना है, उसके बाद क्या लगेगी? आपकी जॉब लगेगी। तो अनुभवों के माध्यम से और अभिप्रेरणा के माध्यम से, यानी कि मोटिवेशन के माध्यम से ही हम आगे बढ़ते हैं। अब मोटिवेशन साथियों हमारा आंतरिक रूप से ही होना बेहतर होगा कि हम जब अंदर से ही किसी भी काम को करने की जब अंदर से ही आवाज आए तो हम उस काम को अच्छे से गति देकर कर सकते हैं। तो अभिप्रेरणा और जो अनुभव है, इन दोनों के माध्यम से ही हमारा क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। आगे देखिए, विकास के आयाम, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है उसके डोमेन की हम यहाँ बात करने वाले हैं। यानी कि कौन कौन से जो हमारे विकास के आयाम होते हैं, क्या वह हमारे लिए हमको एक बेहतर इंसान यहाँ पर बनाते हैं, क्या वो जरूरी है या नहीं है?
कौन कौन से पक्ष हैं हम उनको यहाँ पर देखते हैं। देखिए साथियों, हमें दिखाई दे रहा है शारीरिक विकास, यानी कि मैं बात करूं फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट की हम बात करें, दूसरा मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, यानी कि 4 प्रकार के विकास की हम आपके सामने बात करने वाले हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट की हम सबसे पहले बात करते हैं। साथियों, एक बच्चे को यहाँ पर शारीरिक विकास उसका किस तरह बढ़िया तरीके से किया जाए। देखिए, सरकार के माध्यम से भी स्कूलों के अंदर कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है, यानी कि मैं बात करूं MDM योजना चलाई जा रही है, ठीक है, PM पोषण योजना यहाँ पर चलाई जा रही है। तो ये क्यों चलाई जा रही है? ताकि बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो बहुत बेहतर ढंग से बन सके, यानी कि इन कुपोषण जैसी बीमारियों से बच्चे ग्रसित नहीं हो, एक अच्छा उनको पोषण युक्त भोजन विद्यालयों के अंदर मिल सके और इससे नामांकन में भी, स्कूलों के नामांकन में भी वृद्धि होगी, ग्रोथ होगा। तो गवर्नमेंट की यही मंशा थी कि शारीरिक विकास बच्चों का बढ़िया बना रहे। इसके अलावा शारीरिक विकास के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, बताओ क्या करना चाहिए? अनेक सारी खेल गतिविधियां हमें, जो स्पोर्ट की एक्टिविटी है उसके अंदर भी बच्चों को भाग लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? स्पोर्ट हम जिम वगैरह करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, तो ये सारी की सारी एक्टिविटी हमें बच्चों को यहाँ पर करवानी चाहिए, तभी तो जो शारीरिक डेवलपमेंट होगा वो बेहतर ढंग से हो पाएगा। अगला डोमेन कौन सा है? मानसिक विकास। साथियों, मानसिक जो विकास है इसको हम क्या कहेंगे? मेंटल डेवलपमेंट भी हम कह देंगे, या फिर इसके अनेक सारे नाम है, इसको हम कह देंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हिंदी में भी अलग अलग नाम है इसके, अधिसंज्ञान या परासंज्ञान। अब मानसिक विकास के अंदर, यानी कि दिमाग से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हमारे दिमाग में आती है, यानी कि मैं बात करूं कि दिमाग से संबंधित माइंड रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां हमारे दिमाग में होती है, जितनी भी एक्टिविटी हम करवाते हैं, वो सारे के सारे मानसिक विकास के अंदर ही आती है। यानी कि किसी भी समस्या का समाधान हमें करना है तो हम कहां से सोचेंगे? दिमाग से ही सोच के उसका समाधान हम कर देंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी हम इसी से करते हैं, यानी कि समस्या समाधान का, तर्क चिंतन का करते हैं, यानी कि सोच विचार हम करते हैं, तर्क चिंतन हम करते हैं। इसके अलावा साथियों में बात करूं जो मानसिक विकास है, तो इस मानसिक विकास के माध्यम से एक हमारा टॉपिक भी अलग से है, सृजनात्मक चिंतन हम करते हैं, यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग बच्चों के अंदर जो पैदा होती है, उसमें जो मानसिक विकास है, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, तो वो किससे संबंधित है? वो भी इसी से ही है। तो जो मैं बात करूं कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, यानी कि संज्ञानात्मक जो विकास है, वो हमारा दूसरा नंबर का डोमेन है, और इसके बिना एक मैं कह सकता हूं कि डेवलपमेंट का पार्ट अधूरा रह जाता है। अगला हमारा है संवेगात्मक विकास, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट? इमोशनल। साथियों मैं बात करूं संवेग का मतलब है कि व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी संवेग होते हैं, यानी कि संवेग तो साथियों जन्मजात ही होते हैं। यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ से जब बाहर आता है तो सबसे पहले कौन सा संवेग करता है? यानी कि रोता है, रोते ही तो हैं सब। तो उसके बाद फिर दूसरा संवेग करेगा। तो जो संवेग होते हैं ये संवेग बाय बर्थ होते हैं, तो हम यहाँ कहेंगे कि संवेग जन्मजात होते हैं। साथियों जो संवेग होते हैं वह सार्वभौमिक होते हैं। कैसे होते हैं? संवेग जो होते हैं वो सार्वभौमिक भी होते हैं। अब सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल होते हैं। किस तरह होते हैं?
यह हर मानव के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अब कोई मना मत कर देना कि मुझ में संवेग नहीं है। संवेग हर मानव प्राणी के अंदर है और हर जानवरों के अंदर, जानवर में भी संवेग देखने को मिलते हैं। नहीं मिलते क्या बताइए आप, कि हर व्यक्ति के अंदर संवेग देखने को मिलते हैं। तो संवेगात्मक जो विकास है वह हमारा किससे है? देखो कौन कौन से संवेग होते हैं हम देखते हैं। क्रोध होता है, प्रेम भी एक संवेग ही है, आश्चर्य भी एक संवेग ही है, प्रसन्नता भी एक संवेग ही है। तो ये सारे के सारे क्या है? संवेग ही है। तो संवेगात्मक विकास तब होगा जब हम संवेगों पर क्या कर लेंगे? संवेगों पर नियंत्रण कर लेंगे, तभी तो हमारा संवेगात्मक विकास हो पाएगा। ऐसे कैसे होगा संवेगात्मक विकास? जब हम संवेगों पर कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे कहेंगे कि आपका संवेगात्मक विकास हो चुका है? साथियों, क्या मुझे आप बताएं, अगर किसी इंसान को क्रोध आता है तो क्या जीवन पर क्रोध ही आता रहता है क्या? जी नहीं, क्रोध आता है तो कुछ समय के लिए आता है, फिर वापस चला जाता है। और किसी को आश्चर्य होता है तो क्या वो रेगुलर थोड़ी ना होता है? तो ये जो क्रोध होते, ये जो संवेगात्मक जो संवेग हमारे बॉडी के अंदर आते हैं वो कुछ समय के लिए ही आते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर व्यवहार में क्या कर देते हैं? ये परिवर्तन कर देते हैं। और हम इन संवेगों पर अगर हमने नियंत्रण करना यहाँ पर सीख लिया है तो हमारा यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो हमें बच्चों के अंदर भी यही करना है। और साथियों, संवेगात्मक जो संवेग होते हैं वो जन्मजात होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर हमें देखने को मिलते हैं और जन्म से ही, और सार्वभौमिक होते हैं मानव के अंदर, जानवरों के अंदर, यानी कि ये यूनिवर्सल होते हैं। अगला हमारा है सामाजिक विकास, यानी कि सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट कहां पर होता है? सोशल डेवलपमेंट होता है हमारे आस पड़ोस में, हमें देखने को मिलता है। परिवार में हमें देखने को मिलता है, परिवार से हमारा होता है, ठीक है। स्कूल से होता है नहीं होता है? साथियों, जो एक बच्चे का सामाजिक विकास होता है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है परिवार में। जो बच्चे की माँ होती है, माँ ही एक बच्चे की प्राथमिक शिक्षक मानी जाती है। फर्स्ट टीचर कौन होता है बच्चे का? माँ होती है। तो माँ ही मातृभाषा का ज्ञान कौन सिखाता है? मदर सिखाती है। फैमिली के अंदर और भी सदस्य जो होते हैं सभी मिलकर इमोशनल सोशल डेवलपमेंट एक बच्चे का यहाँ पर अच्छे से करते हैं। जिस सोसाइटी में बच्चा रहेगा, तो अगर वो एक बेस्ट इन्वायरमेंट में, अच्छे इन्वायरमेंट में, अच्छे वातावरण में रहेगा तो उसका अच्छे से सामाजिक विकास हो जाएगा। और अगर वो उसकी अगर कहते हैं ना कि संगत अगर अच्छी है तो हम अच्छे बनेंगे, अगर नहीं है तो हम नेगेटिव हमारा रिस्पॉन्स आएगा। तो ये सारे के सारे क्या है? विकास के आयाम। विकास के आयाम ये सारे के सारे विकास के आयाम हैं। हमने क्या आपके सामने चर्चा की है। अब देखते हैं आगे। साथियों, जो विकास के आयाम हैं वो आपस में देखिए इनका क्या संबंध है। देखिए, ये एग्जाम में टू द पॉइंट पूछा जाता है। विकास बहुआयामी होता है। कैसा होता है साथियों? बहुआयामी होता है, यानी कि एक सिंगल सामाजिक विकास नहीं होगा, उसके साथ शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा, है चारों होंगे। तो इसे हम कहेंगे मल्टी डायमेंशनल होता है। कैसा होता है? बहुआयामी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। विकास बहुदिशात्मक होता है, यानी कि मल्टी डायरेक्शनल होता है। विकास एक दिशा में थोड़ी ना होगा, विकास एक लाइनर थोड़ी ना होता है, नहीं, विकास तो सभी दिशाओं से हो सकता है। विकास के सभी आयाम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कि कैसे रहते हैं? एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यानी कि जो शारीरिक विकास के किसी का ये तो नहीं है कि शारीरिक विकास ही हुआ है। शारीरिक विकास के साथ उसका क्या सामाजिक विकास नहीं हुआ? संवेगात्मक विकास नहीं हुआ? क्या मानसिक विकास नहीं हुआ? तो सारे आपस में एक दूसरे से संबंधित भी हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, और एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित भी करते हैं। सभी आयाम एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित भी करते हैं।
विकास के सभी आयाम आपस में कैसे हुए हैं, संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, यानी कि इंटरकनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि सभी अलग अलग हैं। तो साथियों, विकास के आयाम को लेकर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनमें से डायरेक्ट प्रश्न यहां पर पूछा जाता है, तो आप इसको एक बार देख लेना। अगला है ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर अंतर, कि वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है, हम उनको यहां पर देखते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है अभिवृद्धि यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट। अभिवृद्धि की बात करते हैं, यानी कि हमारे शरीर की संरचना या आकार का बढ़ना क्या कहलाता है साथियों। देखिए यहां आपको दिखाई दे रहा है, हमारे शरीर की संरचना और आकार का बढ़ना क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाती है। चित्र के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और विकास क्या कहता है, हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में जो परिपक्वता आती है, मैच्योरेशन आती है, उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। यानी कि माइंड के अंदर सभी चीजों का होना बहुत जरूरी है, सारे डोमेन्स का होना जरूरी है, सोशल, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल, तभी क्या होगा, विकास होगा। तो यहां वृद्धि की और विकास की दोनों की अलग अलग डेफिनेशन बहुत अच्छे से यहां पर दिखाई दे रही है। अगला है हमारा, वृद्धि का जो स्वरूप होता है वह कैसा होता है, क्या आंतरिक होता है, जी नहीं, वृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है। हमने वृद्धि वाली क्लास में पढ़ा भी था कि वृद्धि जो होती है हमें दिखाई देती है, सामने से हम देखकर बता सकते हैं कि वृद्धि कितनी हो चुकी है, हाइट कितनी है, वेट कितना है। तो वृद्धि का स्वरूप यहाँ कैसा होगा, बाहरी हो जाएगा, ठीक है। जबकि विकास का स्वरूप कैसा होगा साथियों, आंतरिक एवं बाहरी दोनों होता है, यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों यहाँ पर होता है विकास। यानी कि अब इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे होगा, देखिए यहां पर जो संज्ञानात्मक विकास है, यानी कि जो मानसिक विकास है, वह हमें सामने खड़े व्यक्ति के अंदर कैसे पता चलेगा, क्या हमें ऐसे थोड़ी ना पता, उससे हम बातचीत करेंगे तब पता चलेगा ना कि इसका जो मानसिक विकास है कितना है। लेकिन हम शारीरिक विकास का तो अनुमान लगा ही सकते हैं ना दूर से कि व्यक्ति का शारीरिक विकास कितना है, कितना मोटा है, कितना लंबा है। तो जो डेवलपमेंट है वह आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में हमें देखने को मिलता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, वृद्धि रुक जाती है। यानी कि साथियों, जैसे ही हमारा ग्रोथ स्पर्ट यानी कि किशोरावस्था के अंदर जो स्टेज आती है, उसमें वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। ये जीवन भर थोड़ी ना चलती है यार, हाइट होती है जो जीवन भर थोड़ी ना चलती रहेगी, एक स्टेज एक समय के बाद ये रुक जाएगी। लेकिन जो विकास होगा वह यहाँ पर जीवन भर चलता है। यानी कि जीवन भर कैसे चलेगा, यानी कि गर्भ से लेके यह कब्र तक चलता है साथियों। ये जीवन भर चलने वाला प्रोसेस है, ये समाप्त नहीं होता है। तो डेवलपमेंट तो जीवन भर चलने वाला प्रोसेस है, निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। कैसा है, निरंतर। जबकि वृद्धि रुक जाती है। क्लियर हो गया होगा। वृद्धि क्रमानुसार नहीं होती है यार, कभी हाइट बढ़ती है तो कभी वेट बढ़ता है, इसका कोई क्रम थोड़ी ना होता है, जी नहीं। लेकिन विकास का एक निश्चित क्रम होता है। अब निश्चित क्रम कैसे होगा, देखो ये तो है नहीं कि सब पहले किशोरावस्था आ जाए, पहले प्रौढ़ावस्था आ जाए, पहले शिशुअवस्था होगी, उसके बाद बाल्यावस्था होगी, फिर उसकी किशोरावस्था होगी, फिर प्रौढ़ावस्था होगी। तो एक क्रम सेट हो रखा है, तो डेवलपमेंट हमारा इसी क्रम में चलता है। अगला है, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, बिल्कुल मापन कर सकते हैं कि हाइट और वेट का हम बिल्कुल मापन कर सकते हैं। तो वृद्धि मापन योग्य है, लेकिन विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते। यही आपको ध्यान में रखना है कि विकास को हम माप तो थोड़ी नहीं सकते हैं, जी नहीं, लेकिन वृद्धि को माप सकते हैं। अगला है, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। अभी बताया ना हमने कि विकास परिमाणात्मक कैसे, यानी कि हम शारीरिक विकास को मापन कर सकते हैं, और सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, इनका हम क्या कर सकते हैं, गुणात्मक, उनके गुणों के रूप से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन दोनों का हो जाएगा विकास के अंदर।
विकास के अंदर दोनों होंगे, लेकिन वृद्धि के अंदर केवल परिमाणात्मक यानी कि मापन योग्य ही होगा। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं। जी हाँ साथियों, ये जरूरी नहीं है कि किसी के अंदर वृद्धि ही हो रही है तो उसका विकास भी हो। अगर उसका केवल शरीर का आकार ही बढ़ रहा है तो हम ये जरूरी थोड़ी ना कहेंगे कि उसका विकास भी हो रहा है। लेकिन अगला ये आगे आ गया, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। वृद्धि होने से क्या हो सकता है, विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि उदाहरण में हमने लिया है कि जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है। वृद्धि अगर मोटा होगा तो क्या होगी, उसकी वृद्धि होगी, परंतु ये जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। लेकिन विकास क्या कहता है, विकास कहता है कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनका जो नैतिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उनका बौद्धिक विकास बढ़ता है। तो डेवलपमेंट के अंदर साथियों आपको मैं बताऊं कि अगर किसी व्यक्ति का यहाँ पर ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन उनका और सारा डेवलपमेंट के सारे डोमेन अगर उनके अंदर हैं तो उनका डेवलपमेंट यानी कि विकास उनका माना जाता है। ये है विकास की और वृद्धि की कहानी। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, यानी कि हमने सब में अंतर कर लिया है कि वृद्धि और विकास के अंदर कौन कौन से अंतर हमें देखने को मिले हैं। तो साथियों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन आगे है स्थूल गति कौशल और सूक्ष्म गति कौशल, यानी ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो ग्रोस मोटर स्किल होता है, इसके अंदर मांसपेशियों का यानी कि मसल्स का ज्यादा उपयोग होता है। मांसपेशियों का हम ज्यादा उपयोग करते हैं तो वह किस में होगा, ग्रोस मोटर स्किल यानी कि स्थूल गति कौशल में होगा। अब इसके अंदर भी आप देखिए कि किस तरह हम ज्यादा मांसपेशियों का यूज करेंगे। अगर हम यहां पर दौड़ेंगे, दौड़ना, कूदना, तैरना, जिम करना, एक्सरसाइज करना, तो अगर हम ये सारी एक्टिविटीज करेंगे तो हमारा जो बॉडी है उसके अंदर जो मांसपेशियों का ज्यादा यूज होगा, तो वो किस में हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ग्रोस मोटर स्किल में। लेकिन सूक्ष्म गति कौशल क्या कहता है, फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, देखिए इनमें मांसपेशियों का यानी कि मसल्स का कम उपयोग होता है। मांसपेशियों को इसमें मसल्स का यूज कम होता है, किसमें, फाइन मोटर स्किल में। अब इसमें हम कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं जिससे हम हमारा कम यूज होगा एक्टिविटी का। अगर हम लिखना यानी कि पेन से अगर अपन लिख रहे हैं तो केवल हमारी अंगुलियां ही तो काम कर रही है, हमारा पूरा बॉडी थोड़ी ना काम कर रही है। जैसे कि सुई के अंदर, सुई में धागा पिरोना किस में आ जाएगा, सुई में धागा पिरोना किस में हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल में हो जाएगा। ठीक है साथियों। और कागज की कटिंग करना, कागज कटिंग किस में हो जाएगा, यह भी फाइन मोटर स्किल में हो जाएगा। तो यहां पर आपको अच्छे से समझ में हो गया होगा कि ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल में हमें कौन कौन सी एक्टिविटी करनी होती है। एग्जाम के अंदर जो हमारा क्वेश्चन आता है उसमें डायरेक्ट हमें पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं कि इनमें से ग्रोस मोटर स्किल के उदाहरण कौन कौन से हैं, कौन कौन सा नहीं है। आगे हम क्वेश्चनों की बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत कि कौन कौन से बाल विकास के सिद्धांत हैं। साथियों सबसे पहले हमारा है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि बाल विकास का सिद्धांत में निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि जो हमारा विकास होता है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली।
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब निरंतर मतलब ये देखिए आप साथियों कि हमारा जो विकास होता है यह कभी बीच में रुकता नहीं है, यह एक रेगुलर कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो हम इसे कह सकते हैं कि गर्भ से कब्र तक रेगुलर चलने वाला यह प्रोसेस है। एक सिद्धांत तो ये हो गया हमारा। अगला सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। साथियों, विकास की दिशा का सिद्धांत यहां दो रूप देखने वाले हैं, यानी कि एक तो होता है इसके अंदर शीर्षगामी के अंदर देखिए, यानी कि सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। शीर्षगामी के अंदर क्या होता है कि सिर से पैर की ओर जो विकास होता है, विकास की जो दिशा होती है, एक तो शीर्षगामी होता है जिसे हम सेफेलोकॉर्डल भी कहा जाता है, दूसरा हमारा है समीप दुर्मुखी, यानी कि प्रोक्सिमोडिस्टल भी इसे कहा जाता है। इसके अंदर विकास होगा अंदर से बाहर की ओर। एक सेकेंड, काम नहीं कर रहा क्या? हो गया। अंदर से बाहर की ओर, यानी कि चित्र के माध्यम से अगर हम देखें तो ये देखिए आप, एक मिनट, एक चित्र ये बना लेते हैं। तो शीर्षगामी की बात करें तो विकास हमारा जो दिशा होगी वह सिर से पैर की ओर हो जाएगी, लेकिन प्रोक्सिमोडिस्टल यानी कि समीप दुर्मुखी में होगा अंदर से बाहर की ओर, चारों ओर होगा, इसमें अंदर से बाहर की ओर हो जाएगा। तो विकास की दिशा का सिद्धांत में दो पॉइंट हैं, एक तो शीर्षगामी यानी कि सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल। अगला हमारा होगा समान प्रतिमान का सिद्धांत। साथियों, समान प्रतिमान का सिद्धांत यह कहता है कि हर जाति का जो विकास होता है वह सबका अपना अपना अलग अलग होता है, यानी कि मानव जाति के अंदर जो सबका विकास होगा कैसा होगा, सबका समान होगा। मानव जाति के अंदर मैं बात करूं और जानवरों के अंदर बात करूं कि हर जानवर जाति का प्रोसेस डेवलपमेंट का सबका समान होगा, और हर मानव प्राणी का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस सबका कैसा होगा, समान होगा, क्योंकि सभी के वही चारों प्रोसेस, यानी कि सबसे पहले शेषावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वो एक ही क्रम में होने वाला है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत यही कहता है। अगला है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। जी हाँ साथियों, हम पहले सामान्य क्रियाएं करेंगे, उसके बाद ही तो हम, यानी कि पहले सरल से कठिन की ओर तो बढ़ेंगे। ये तो है नहीं कि हम पहले कठिनाई की ओर बढ़ें। तो जैसे कि मैं बात करूं, बालक जो होता है सबसे पहले उठना सीखता है, उसके बाद बैठना सीखता है, ठीक है साथियों। उसके बाद उठने के बाद बैठेगा, बैठे के बाद क्या करेगा, चलेगा, तभी तो चलेगा ना, चलेगा तभी तो दौड़ेगा। तो ये सारे जो क्रियाएं हैं इनका एक प्रोसेस है। तो ये कैसा है, सरल से प्रोसेस, सरल से कठिन की ओर है। अब ये तो है नहीं कि सबसे पहले बच्चा उठते ही दौड़ना चालू कर देगा, जी नहीं, पहले बच्चा उठेगा, फिर बैठेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, अपने फिजिकल डेवलपमेंट में धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखेगा, तभी तो डेवलपमेंट उसका हो पाएगा। तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत ये कहता है। अगला है पूर्व अनुमान का सिद्धांत। क्या विकास का सिद्धांत क्या हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं? जी हाँ, यानी कि हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ क्लास के माध्यम से सीटेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपका कोई ना कोई आपने अनुमान तो लगाया होगा कि मेरी तैयारी किस हद तक यहाँ पर हो गई हो, क्या मैं इस बार पेपर क्लियर कर सकता हूँ। तो पूर्व अनुमान हम यहाँ पर लगा सकते हैं। एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है साथियों? यानी कि एकीकरण का ये सिद्धांत कहता है किसी भी काम को करने के लिए हम पूरे जो हमारी पूरी बॉडी है उसको एक साथ हम काम में लें। यानी कि जो बच्चा होता है अगर उसने मुट्ठी में कुछ पकड़ लिया है, यानी कि अगर आप उसकी ये ग्रिपिंग जो कहते हैं इसको आप खोलोगे तो आपको पूरा यहाँ पर थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। तो एकीकरण का सिद्धांत में यानी कि सारी चीजों को एक साथ यहाँ पर बच्चा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगला व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि
हर बच्चे का यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि सबकी रुचि अलग हो जाएगी है, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग हो जाएगा, सबका बौद्धिक विकास यहाँ पर अलग होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का जो सिद्धांत है ये कहता है कि हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है, हर बच्चे की यहाँ पर बौद्धिक विकास अलग है, हर बच्चे का अपना ग्रोथ रेट अलग है, यानी कि सबकी सोच समझने की क्षमता यहाँ पर अलग अलग है। तो उसी के अनुसार हमें काम यहाँ करना है। ठीक है, अगला हमारा होगा वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रकृति का सिद्धांत। साथियों, एक रेखीय प्रकृति में हमारा जो विकास होता है वह नहीं होता है। विकास किस तरह होता है? विकास एक वर्तुलाकार जो ये क्रम है इसके अंदर हमें हमारा डेवलपमेंट होता है, यानी कि विकास हो गया, फिर कम हो जाता है, फिर ज्यादा हो जाता है, फिर कम हो जाता है। तो विकास घटता रहता है, बढ़ता रहता है, लेकिन रुकता नहीं है, कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये हो जाएगा। अगला हमारा है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, यानी कि साथियों अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत कहता है कि चाहे मानसिक विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, ये सारे के सारे जो जितने भी डेवलपमेंट के डोमेन है वह आपस में कैसे हैं? अंतर संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो विकास का सिद्धांत यह है। तो आपने साथियों जो विकास की क्लास की सिद्धांत अच्छे से देख ली। अब हम इनके देख लेते हैं PYQs, यानी कि पहले कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं हमारे विकास के टॉपिक में से। चलो इनको भी फटाफट हम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? यानी कि हमें डायरेक्ट वही पूछ लिया गया है कि सूक्ष्म कौशल का एक आपको इनमें से उदाहरण बताना है। क्या दौड़ना है, चलना है, घसीटकर लिखना है या कूदना है? बताइए साथियों। फाइन मोटर स्किल का हमें उदाहरण यहां पर देना है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा। लिखना किसमें हो जाएगा? सूक्ष्म कौशल के अंदर हो जाएगा। इसमें भी ज्यादा मसल्स का यूज होगा, इसमें भी ज्यादा होगा, इसमें भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो आपका कम मसल्स का यूज होगा, तो सूक्ष्म कौशल आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार को विकास के क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन के अंदर यह ऑप्शन छुपा हुआ है। यह बात हो रही है बौद्धिक विकास की और तार्किक विचार की। तो साथियों हमने अभी बात की है जस्ट क्लास के अंदर ही कि बौद्धिक विकास और तार्किक विचार कौन से डोमेन के अंदर किए जाते हैं? क्या भावनात्मक में किए जाते हैं? जी नहीं। क्या शारीरिक विकास के अंदर किए जाते हैं? जी नहीं। क्या सामाजिक विकास में किए जाते हैं? जी नहीं। इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही हम बौद्धिक विकास और तार्किक विचार की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विकास एक देश प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत देश के समय होती है। बताइए साथियों कि विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जी हां, जिसकी शुरुआत कौन से समय होती है? गर्भधारण के समय ही हो जाती है। यानी कि मैं कहूं कि विकास जीवन भर चलने वाला प्रोसेस है और इसकी शुरुआत मां के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। बिल्कुल साथियों, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन क्या कह रहा है? सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। क्या सारे बच्चे एक ही संस्कृतियों में एक ही चरणों से गुजरेंगे या यह संभव है क्या? आप बता दीजिए। बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कट जाएगा। तर्क क्या कहता है? देखिए, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। जी नहीं, एक आयामी तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने कौन सा पढ़ा है? बहुआयामी होता है। कौन सा पढ़ा है? बहुआयामी होता है। मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो साथियों कौन सा हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है? बिल्कुल भी नहीं है। ए और आर दोनों गलत है। बिल्कुल राइट, यही हो जाएगा। दोनों के दोनों, इसमें अभिकथन भी गलत है, इसमें आपका तर्क भी गलत है। अगला प्रश्न है, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत देश आते हैं। बच्चों के संदर्भ में यहां पर बात की जा रही है। विकास को लेकर यहां पर बात की जा रही है। केवल गुणात्मक परिवर्तन? जी नहीं। केवल मात्रात्मक परिवर्तन? जी नहीं। गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों की दोनों ही। यहां बात की जा रही है विकास की। अगर यहां पर मैं कहूं साथियों कि वृद्धि, अगर मैं यहां विकास को हटा के वृद्धि अगर लिखता हूं तो इसके अंतर्गत आते हैं
वृद्धि में आप कौन सा आंसर लगाते? वृद्धि के अंदर आप आंसर लगाते सेकंड नंबर वाला, यानी केवल मात्रात्मक परिवर्तन ही होता फिर। लेकिन यहां पर विकास पूछा गया है, विकास के अंदर आपका मात्रात्मक भी होगा और गुणात्मक, दोनों के दोनों इसमें हो जाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है विकास एक कौन सा प्रोसेस है? एक अनिरंतर प्रक्रिया है या एक क्रमिक प्रक्रिया है या व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं? जी नहीं, ये तो वातावरणीय कारकों से भी प्रभावित होता है, ये भी गलत हो जाएगा। वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं, जी नहीं। जो विकास होता है साथियों, ये इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण के साथ ही व्यक्तिगत कारकों से भी प्रभावित होता है, दोनों कारकों से प्रभावित होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें? अनिरंतर नहीं है। विकास तो एक निरंतर प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें हो जाएगा आपका बी नंबर, एक क्रमिक प्रक्रिया है। यानी कि विकास जो हमारा होता है एक शेषावस्था के बाद बाल्यावस्था, फिर उसके बाद किशोरावस्था, एक क्रम सेट हो रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शारीरिक विकास के अंदर शामिल नहीं है, इस पे हमें गौर करना है। नहीं है, फिजिकल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है। शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, ये तो है, ये तो बिल्कुल शरीर संबंधी बात की जा रही है। शरीर के आकार में और अनुपात में बदलाव तो शारीरिक विकास का बन रहा है। संवेगात्मक प्रक्षेपण के में बदलाव, शारीरिक प्रणाली का कार्य, ये भी हो रहा है। प्रतिबोधात्मक गतिक कौशल यानी कि मोटर कौशल, ये भी हो रहा है। इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। नहीं है, नेगेटिव पूछा है तो हमें नेगेटिव पर ही जाना है। यानी कि संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव किसमें होगा? ये हो जाएगा इमोशनल डेवलपमेंट के डोमेन में हो जाएगा। यहां पूछा गया है शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास के अंदर ये भी राइट है, ये तीनों ही राइट है, केवल संवेगात्मक प्रक्षेपण नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। यहां बात की जा रही है वृद्धि और विकास के, तो हमें 4 ऑप्शनों में से बताना है। एकीकरण, सरल से जटिल, विभेदीकरण, जटिल से सरल। यानी कि साथियों हमें पता है वृद्धि और विकास के अंदर शीर्षगामी, अवरोही और समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी, बिल्कुल राइट यही हो जाएगा। यानी कि हमें जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, विकास के सिद्धांतों को लेकर हमने अभी चर्चा की। उसके अंदर आया था कि विकास की दिशा का जो सिद्धांत है वह शीर्षगामी और समीपस्थ यानी कि आंतरिक से बाहरी दोनों होते हैं। यानी कि सिर से पैर की ओर होगा शीर्षगामी के अंदर, और समीपस्थ के अंदर आंतरिक से बाहरी यहां पर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। एक सेकेंड, आज के लिए इतना ही। विकास की जो डेवलपमेंट की जो क्लास है उसमें हमने सारे डोमेन्स, वृद्धि और विकास में अंतर, और पिछले जो PIQs प्रश्न आए हुए हैं विकास से के टॉपिक से, वो सारे एक ही क्लास में हमने करवाने का कोशिश किया है। फिर भी कोई छूट गया होगा तो हम देख लेंगे। और आप सभी क्लास को जरूर लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने साथियों को शेयर करके स्टेटस भी लगाना है। थैंक यू साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में बढ़िया तरीके से। आप सभी लगातार बने रहें आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी कैंपस में, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।